Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. Hey guys, welcome to BioPoint. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने कुछ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिक्स देखे थे, ओवरव्यू देखा था। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में जैसा अपन ने लेक्चर 2 में बोला था कि हम यहाँ पे सिर्फ यूकैरियोट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोकैरियोट है वो चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ऑर्गेनेल से, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे को किस किस के अंदर मिलेगी? ये मेरे को प्लांट के अंदर भी मिलेगी और एनिमल के अंदर भी मिलेगी, और कुछ क्या, सब फंगस के अंदर। यानी कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो मैं इनकी पहले लोकेशन लिखता हूं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरियल सेल। अब अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। वहीं मैं बात करूं प्लांट सेल, फंगस सेल या फिर बैक्टीरियल सेल की, तो इनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल वॉल। ठीक है, इनके सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की साइड पे क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन। तो प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेल वॉल। जैसे कि मैं यहां पे बनाता हूं, ये कोई एनिमल सेल है, इसकी ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। और यहां पर मेरे पास एक प्लांट सेल है और इसके बाहर यहां पे प्रेजेंट है ये सेल वॉल। तो मेरे पास क्या हो गई यहां पे? ये सेल मेम्ब्रेन और ये हो गई यहां पे सेल वॉल। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो क्या ये डेड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं। एंड एब्सेंट इन डेड सेल। तो क्या देखा अपन ने कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर है, एब्सेंट होगा किसके अंदर? डेड सेल के अंदर। अब अपन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि किन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है, किन केमिकल से बना हुआ है, और इन केमिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में अपन को देखना है केमिकल्स, और फिर उसके बाद इनका अरेंजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल्स की, कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किन किन केमिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो मेरे पास यहां पर है लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और लास्ट है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो देखो अपने पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर 5 केमिकल्स हैं, लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। हर एक को अपन अभी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो पहले तो अपन ने देख लिया केमिकल्स, दूसरा देखेंगे इनका अरेंजमेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड से। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे पहले केमिकल के बारे में, जो क्या है? लिपिड। तो देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लेसिथिन, और यहाँ पे लिखा है मैंने फॉस्फोलिपिड। अभी ये लेसिथिन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, लेसिथिन क्या होता है आपको एंड तक पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉस्फोलिपिड। लिपिड तो क्या है? देखो जो बाहर की वॉल थी मेम्ब्रेन, उसको पन्ने कहा था किसके बनी है? लिपिड की। और यहाँ मैंने जोड़ा है फोस्फो यानी कि फॉस्फेट। फॉस्फेट और ये लिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड, यानी कि जो मेरे पास मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? फॉस्फेट प्लस लिपिड की।
अगर मैं आपको लिपिड का स्ट्रक्चर बताऊं तो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके पास एक हेड है और दो टेल है। क्या? एक हेड और दो टेल। ये हो गया इसका हेड और ये हो गई इसकी टेल। अब बात ऐसी है कि इसका जो हेड होता है ना, उसको पानी से होता है प्यार। तो इसका हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और वहीं मैं बात करूं इसकी टेल, तो इसकी टेल को पानी से डर लगता है, तो मैं उसको कह दूंगा हाइड्रोफोबिक। यानी कि इसकी टेल को पानी से क्या है? फोबिया। तो इसको मैंने कह दिया हाइड्रोफोबिक। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। CH2OH CH2OH CHOH CH2OH। तो ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्लिसरॉल का। ठीक है, ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर है किसका? ग्लिसरॉल का। अब अगर इस ग्लिसरॉल के अंदर मैं फैटी एसिड की चेन जोड़ता हूं तो उससे मेरे पास क्या बनेगा? फोस्फोलिपिड। चलो पूरा बना के देखते हैं। ये हो गया ग्लिसरॉल। ठीक, इस ग्लिसरॉल में मैं यहाँ पे एक फैटी एसिड की चेन ले रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास ये फैटी एसिड है। अब देखो ग्लिसरॉल पे यहाँ पे क्या है? OH। OH यानी कि अल्कोहल। यहाँ पर मेरे पास है क्या? एसिड। तो मुझे क्या करना है? इस फैटी एसिड को इससे अटैच करना है। जब मैं अल्कोहल और एसिड को जोड़ता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को मैं कहता हूं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एसिड और अल्कोहल को जोड़ते टाइम पे कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे मैं आपको इनको जोड़ के बता रहा हूं, जैसे कि CH2O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने ये फैटी एसिड की चेन जोड़ दी। यहाँ पे CHOH CH2OH। अब यहाँ पे देखो आप कि एक फैटी एसिड की चेन जुड़ी है किसके ऊपर? ग्लिसरॉल के ऊपर। तो मैं इसको कहूंगा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, जब मैं एक चेन को जोड़ता हूं क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड। फिर मैं यहाँ पे दो चेन को जोड़ता हूं, CH2O C डबल बॉन्ड O CHO C डबल बॉन्ड O CH2OH। अब देखो दो चेन जोड़ दी मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको क्या कहूंगा? डाइग्लिसराइड। सिंगल चेन यानी कि मोनोग्लिसराइड, दो चेन यानी कि डाइग्लिसराइड। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरी चेन को जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। पर मैं यहाँ थर्ड वाली पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता हूं, तो यहाँ पे मैं CH2O C डबल बॉन्ड O अब देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या जोड़ दिया? थर्ड वाले पे फॉस्फेट। अब यहाँ पे वैसे तो H आना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे H ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ X। ठीक है, मैंने यहाँ पे H नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया X। अब जो X है यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे X की जगह कॉलिन को ऐड करता हूँ, ठीक है, देखो कॉलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। CH2 CH2N CH3 और यहाँ पर CH3। अगर इस कॉलिन को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो बन के आता है उसको मैं कहूँगा क्या? लेसिथीन। ठीक है, और नॉर्मली जो मेरे पास लिपिड है वो यही होता है। ठीक, यानी कि जो मेम्ब्रेन में मिलता है वो यही है। तो क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को साथ में जोड़ता हूँ, सिंगल फैटी एसिड की चेन को तो मोनोग्लिसराइड, डबल को तो डाइग्लिसराइड, और दो को जोड़ूंगा और एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा, और फॉस्फेट ग्रुप पे मैंने लास्ट में क्या जोड़ दिया? X। इस X की जगह अगर मैं कॉलिन को डालता हूं तो क्या बनेगा? ये लेसिथिन। तो क्लियर हुआ, लिपिड कौन सा? लेसिथिन। और फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड। क्लियर है?
लिपिड के दो पार्ट है, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन। हेड रीजन कौन सा है? हाइड्रोफिलिक। टेल रीजन हाइड्रोफोबिक। कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में? एस्टर बॉन्ड। यहां तक अपना नॉर्मल क्लियर हो गया, मतलब कि बेसिक क्लियर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये ऊपर की जो दोनों चेन है ये कैसी है? हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक। फैट की चेन है, पानी से डर लगेगा। यहाँ पर फॉस्फेट है, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक। यानी कि फॉस्फेट वाला ग्रुप जो है वो पानी के पास रहता है और जो टेल है ये पानी से दूर रहती है। अब मैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज बेसिकली आप मान लो शुगर है। अगर मेरे पास यहाँ पे शुगर की सिंगल यूनिट है, फिर ग्लूकोज की सिंगल यूनिट है, तो मैं इसको कहूँगा क्या? सैकेराइड। अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी 2 यूनिट है तो मैं उसको क्या कहूँगा? डाइसैकेराइड। और अगर मेरे पास यहाँ पे 2 से ज्यादा यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई है उसको मैं क्या कहूँगा? ओलिगोसैकेराइड। अब अपन आ चुके हैं कहां पर? सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम के ऊपर। तो अब इस डायग्राम को अपन ऐसे समझते हैं कि मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड से, ठीक। ये वाला पार्ट कैसा था? जिसको पानी से डर लगता है, पानी से दूर रहता है। ये वाला पार्ट पानी के पास रहता है। पर अपन ने जब लेक्चर का स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 में अपन ने कहा था कि सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ कैसा है? एक्वस मीडियम है, ठीक। दोनों साइड पे पानी प्रेजेंट है। अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ तब भी ये पानी के कांटेक्ट में आएगी। अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ तब भी ये पानी के कांटेक्ट में आएगी। तो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह से अरेंज होती है, अब अपन उसको देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा कुछ इस तरह से अरेंज रहती है कि इसकी जो टेल से दोनों अंदर की साइड रहेंगी, यानी कि जिधर पानी नहीं रहता, और इसकी जो हेड है वो दोनों पानी को फेस करेंगे। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होगी कि देखो, अंदर को भी पानी कौन फेस कर रहा है? हेड। और बाहर के पानी को भी कौन फेस कर रहा है? हेड। इसको अपन यहाँ पे थोड़ा इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मेम्ब्रेन है, ठीक। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बाहर की साइड पे क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अंदर क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो ये टेल है, टेल दोनों एनवायरनमेंट को फेस नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है? वाटर है और इसको वाटर से डर लगता है। पर जो फॉस्फेट है, यानी कि जो इसका हेड वाला पार्ट, वो क्या है? वो पानी से उसको प्यार है, वो पानी की तरफ रहेगा। तो देखो बाहर की साइड में मेरे पास फॉस्फेट है, या फिर मैं कहूँ हेड है, अंदर की साइड भी हेड है। दोनों जो टेल्स है वो एक दूसरे के साथ है। तो देखो टेल्स किधर प्रोजेक्ट कर रही है? इनसाइड। ये वाली भी इनसाइड है और ये वाली भी इनसाइड। और जो हेड है वो किधर है? आउटसाइड। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लेयर मिल रही है मेरे को देखने के लिए कि एक तो लिपिड की लेयर ये रही और एक लिपिड की लेयर ये रही। तो जो लिपिड है हमेशा 2 लेयर की फॉर्म में मिलता है, उसको मैं कहता हूँ बाई लेयर। यानी कि लिपिड जब भी मेम्ब्रेन बनाता है तो 2 ऐसे साथ में जुड़ के बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस लिपिड के ऊपर मेरे को कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कि सबसे पहला ये प्रोटीन, ठीक है। अपन ने कहा ना लिपिड किस किस से बना है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन किस किस से बनी है? लिपिड से। लिपिड अपन ने देख लिया। दूसरा था प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो मेरे पास सबसे पहला यहाँ पे प्रोटीन। अब देखो ये प्रोटीन आधा इस मेम्ब्रेन के अंदर है और आधा बाहर है। फिर नेक्स्ट में आगे चलता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक और प्रोटीन देखने को मिलता है। ये प्रोटीन देखो अंदर से बाहर तक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन है ये, और ये कैसा है? अंदर से बाहर तक, यानी कि इसके अंदर पूरी तरह से धसा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। फिर देखो मेरे को कुछ और प्रोटीन दिखे। ये वाला प्रोटीन का है इसकी सरफेस पे, ये अंदर की साइड भी है इसकी सरफेस पे, तो मैं इसको कह दूंगा पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये आधा अंदर है तो मैं इसको कह देता हूं सेमी बरीड प्रोटीन। फिर मेरे को यहाँ पे एक और प्रोटीन दिखता है, बेसिकली जो अपन ने बात की थी प्रोटीन चैनल्स की, ठीक है। तो ये वही प्रोटीन चैनल है, क्या करता है? बाहर से चीज़ों को अंदर ले जाता है, तो मैं इसको कह देता हूँ प्रोटीन चैनल। और देखो बाहर से अंदर तक है, तो ये भी कौन सा प्रोटीन हो चुका है? इंटीग्रल प्रोटीन। फिर यहाँ पर देखो कुछ कोलेस्ट्रॉल है मेरे पास। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल।
यहाँ पर मेरे पास एक और आ चुका है, ये क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। तो अपन ने किस किस की बात की, अपन ने प्रोटीन की बात कर ली। प्रोटीन मेरे पास कैसा हो सकता है, सेमी बरीड, इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि अंदर से बाहर तक प्रेजेंट। ये क्या कर रहा है, रिसेप्टर का काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक और प्रोटीन है जो कैसा है, पेरिफेरल यानी कि जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर एक और प्रोटीन है जो अंदर से बाहर तक है, इसको मैंने कहा प्रोटीन चैनल। ही क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ले जाने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मेरे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और यहाँ पर एक और इंटीग्रल प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं। तो अपन बात करते हैं पहले ग्लाइकोलिपिड की। अगर मेरे पास ये जो लिपिड है, इसके ऊपर, ये जो लिपिड है अगर इसके ऊपर कोई शुगर की चेन होती है, ठीक है, ये लिपिड है और इसके ऊपर क्या है, शुगर की चेन, तो मैं इसको कहूंगा क्या, ग्लाइकोलिपिड। इसको मैं कहूंगा ग्लाइकोलिपिड। वहीं जो ये प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन के ऊपर शुगर की चेन होती है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ग्लाइकोप्रोटीन। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर लिपिड के ऊपर शुगर की चेन तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन के ऊपर शुगर की चेन तो ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और मैं आपको बता दूं, हर सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि हर सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये अपने पास यहाँ पे डायग्राम हो चुका है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब अपन एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं आपको और बना के बताता हूँ जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये किससे बनता है, लिपिड प्लस शुगर। ये किससे बनेगा, लिपिड, सॉरी, प्रोटीन प्लस शुगर। क्लियर है इतना। अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं जिसको आपको फिल करना है। अब अपन ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को आपको फिल करना है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर इसको जल्दी से अपन फिल करते हैं, ठीक। तो आप पहले इसको फिल करें, मैं जब तक इंतजार करता हूँ। हाँ, आपने फिल कर लिया होगा। अब चलो इसको देखते हैं। यहां पर मेरे पास सबसे पहले ये क्या है, प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये, पेरिफेरल प्रोटीन। फिर ये क्या है मेरे पास, लिपिड। यहां पर एक और लिपिड की लेयर, दोनों को मैं क्या कहूंगा, लिपिड बाइलेयर। फिर यहां पर मेरे पास एक प्रोटीन है जो दोनों तरफ से है, ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक मेम्ब्रेन में पूरी तरह से अंदर है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर मैं इसको कह सकता हूं प्रोटीन चैनल। फिर यहां पर मेरे पास एक और प्रोटीन है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं रिसेप्टर। और ये भी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। यहां पर मेरे पास एक और प्रोटीन है जो कैसा है, आधा इसके अंदर बरीड है, तो मैं इसको कह दूंगा सेमी बरीड प्रोटीन। फिर मेरे पास यहां पर लिपिड के ऊपर शुगर की चेन, इसको अपन क्या कहेंगे, ग्लाइको लिपिड। और यहां पर मेरे पास प्रोटीन के ऊपर एक शुगर की चेन, इसको मैं क्या कहूंगा, ग्लाइको प्रोटीन। तो ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूं कि मैंने यहाँ पे प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे, कि मैं इसके अंदर से प्रोटीन को कितनी आसानी से निकाल सकता हूँ, यानी कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर। तो देखो, जो प्रोटीन इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है उसको मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूँ, तो उनको तो मैंने कह दिया क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन इसके अंदर बरीड है, ठीक है, मैं उनको इसमें से आसानी से नहीं निकाल सकता, तो मैं उनको क्या कहूँगा, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक।
अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ के एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि लिपिड को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन को देख लेंगे थोड़ा, इंटीग्रल प्रोटीन और रिसेप्टर, फिर उसके बाद ना ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इन सबको अपन एक एक करके अब देखते हैं। अब हम कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन की कुछ डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला कंपोनेंट है लिपिड। सबसे पहला कंपोनेंट है मेरे पास यहाँ पे कौन, लिपिड। और लिपिड की जो दोनों मेम्ब्रेन है उनके बीच में कौन प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। पर मैंने जैसा कि कहा सारे सेल में नहीं होता, बट नॉट इन ऑल सेल। फिर देखते हैं अपन लिपिड में क्या प्रेजेंट था, जो सेल मेम्ब्रेन की वॉल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो मेरे पास लिपिड प्लस फॉस्फेट, उसको मैं क्या कहूंगा, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट, एक उसका हेड और एक उसकी टेल। तो यहां मैं लिख दूंगा हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है, बाई लेयर, यानी कि एक लेयर ऊपर फिर एक लेयर इधर, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, टेल, और दोनों के एंड में क्या प्रेजेंट है, हेड। तो मैं यहां लिखता हूं प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बाई लेयर, जो कि अभी अपन ने डायग्राम में अच्छे से देख लिया है। ठीक है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो किधर रहेगी, अंदर की साइड पे। हाइड्रोफोबिक टेल प्रोजेक्ट्स इनसाइड। और इनसाइड क्यों, क्योंकि उसको किससे दूर रहना है, पानी से, अवे फ्रॉम वाटर। और अगर टेल अंदर है तो फिर हेड किधर होगा, बाहर की साइड पे। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन को मैंने दो पार्ट्स के पे डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेरे पास यहाँ पे टू टाइप के प्रोटीन है, टू टाइप ऑफ प्रोटीन। तो पहला यहां पे है मेरे पास पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल कौन, जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है और उसको मैं इजीली रिमूव कर सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं इजीली रिमूवेबल। वहीं मेरे पास एक और प्रोटीन है जिसको मैं कहूंगा इंटीग्रल प्रोटीन। अब ये देखो पार्शियली भी मेम्ब्रेन के अंदर हो सकता है या फिर कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर हो सकता है, पार्शियली और कंप्लीटली बरीड। अब किस किस की तरह एक्ट करता है, सबसे पहला वहां पे पहले लिखा था एक्ट एज चैनल, यानी कि प्रोटीन चैनल की तरह भी एक्ट कर सकता है, रिसेप्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है और पंप की तरह भी एक्ट कर सकता है। क्या इसको अपन इजीली निकाल सकते हैं, नहीं, डिफिकल्ट टू रिमूव। फिर उसके बाद मेरे पास आएगा कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि लिपिड, सॉरी प्रोटीन प्लस शुगर। तो यहां मैं लिख दूंगा ओलिगोसैकेराइड अटैच ऑन प्रोटीन। उसको मैं क्या कह रहा हूं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है रिसेप्टर की तरह या फिर एंटीजन की तरह। एक्ट एज रिसेप्टर और एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कौन आएगा, ग्लाइकोलिपिड।
ग्लाइकोलिपिड क्या, ओलिगोसैकेराइड, अटैच ऑन लिपिड। ठीक, अब मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखना चाहता हूँ, पहले नोट लिख लेते हैं फिर बाद में उसको समझते हैं। Two cells have same basic structure of membrane but they differ in amount of lipid and प्रोटीन। अब देखो इस नोट में अपन ने क्या लिखा है कि मेरे पास दो सेल है, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, पर उनके बीच में डिफरेंस क्या है, लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट। ठीक है, अगर कोई सेल बड़ा है तो उसमें लिपिड ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा, अगर कोई सेल छोटा है तो उसमें लिपिड कम, प्रोटीन भी कम। यहाँ पे अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने यहाँ पे लिपिड को क्लियर कर लिया, प्रोटीन को क्लियर कर लिया, ग्लाइको प्रोटीन हो चुका है और ग्लाइकोलिपिड हो चुका है, और कोलेस्ट्रॉल को अपन ने यहाँ पे देख लिया। ये पांचों केमिकल किसको बना रहे थे, सेल मेम्ब्रेन को। अपन ने इनका अरेंजमेंट भी देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो हमको यहाँ पे जो केमिकल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, उनकी स्टडी करनी है, या फिर अपन को पता कैसे लगा कि ये सारे केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे पास सबसे पहला टॉपिक है केमिकल एनालिसिस ऑफ मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मैंने एक सेल को लिया था जिसका नाम है आरबीसी, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक आरबीसी का सेल लिया और उसकी केमिकल एनालिसिस की, यानी कि इसके ये किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक इसका सेल है आरबीसी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको तोड़ा, ठीक है, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है पूरी अलग अलग कर दी। मेरे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन के कुछ फ्रेगमेंट्स आए, यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्या कर दिया है, ब्रेक। और जब इस मेम्ब्रेन का क्या किया गया, केमिकल एनालिसिस, तो उनको क्या मिला, उनको यहाँ पे मिले 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, और यहाँ पे 8% उनको मिले क्या, अदर्स। अब अदर्स में आप यहाँ पे कार्ब्स लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट ने आरबीसी को ही क्यों चूज किया, वाई आरबीसी। अब देखो सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट को क्या स्टडी करना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, और आरबीसी के अंदर मेरे पास जो ऑर्गेनेल्स है वो सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी, ना ईआर, तो वो सब जो ऑर्गेनेल्स गायब है इसके पास। तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो उन ऑर्गेनेल्स का कंटेंट इसके अंदर नहीं होगा, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ किसका कंटेंट होगा, मेम्ब्रेन का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज इट लैक ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेसाइकल्स। अब कुछ के दिमाग पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरबीसी के पास ये सारी चीजें क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि आरबीसी को कैरी करना होता है ऑक्सीजन, तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। उसको क्या है, अपने अंदर स्पेस ज्यादा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, तो उसने अपने अंदर से सारी चीजों को हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या, लिपिड एंड प्रोटीन अरेंजमेंट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे कि अपन ने देखा कि जो लिपिड है उसमें प्रोटीन कैसे इंटीग्रल पार्ट, उसके अंदर इंटीग्रल भी है, उसकी सरफेस भी प्रेजेंट है, पर ये अपन को पता कैसे चला,
या फिर किन किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपनी स्टडी की थी। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे है डैनियल डेविसन, इनका मॉडल था सैंडविच मॉडल, जो अपन को नहीं पढ़ना है। दूसरा रॉबर्टसन, इनका मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो भी अपन को नहीं पढ़ना। फिर यहाँ पे थर्ड मेरे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। अपनी एनसीईआरटी ने इसको दिया हुआ है और अपन को इसे डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। तो अपन पहले बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि जो लिपिड है वो है ओशियन, और जो लिपिड पे प्रोटीन है वो है आइसबर्ग। जैसे कि आइसबर्ग ओशियन के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, उसी तरह से मेरे पास जो यहाँ पे प्रोटीन है ये लिपिड के अंदर फ्लोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मॉडल ये बता रहा है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि पानी जो है, पानी में आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं, तो पानी कैसा है, लिक्विड है। ठीक, उसमें जो आइसबर्ग है वो इजीली मूव कर पा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये मॉडल बताता है कि जो लिपिड है इज क्वाजी फ्लूइड नेचर इन नेचर, यानी कि ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड। कैसा हो गया ये, थोड़ा एक्वस फॉर्म में, और इस एक्वस फॉर्म में जो प्रोटीन है अपनी मूवमेंट शो कर सकता है। तो देखो इसके क्वाजी फ्लूइड नेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन अपनी लेटरल मूवमेंट को शो करता है। यहाँ पे लेटरल मूवमेंट इज पॉसिबल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक लेयर लिपिड की ये रही, दूसरी लेयर लिपिड की ये रही, यहाँ पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन इधर भी मूव कर सकता है, उधर भी मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिपिड की मेम्ब्रेन कैसी है, क्वाजी फ्लूइड नेचर की, और जो लिपिड है और ये जो प्रोटीन है अपनी कैसी मूवमेंट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट या फिर लेटरल मूवमेंट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो ये मूवमेंट है, ठीक है, जो ये प्रोटीन कर पा रहा है, इसको अपन कहते हैं फ्लूइडिटी। तो यहाँ लिखते हैं अपन एबिलिटी ऑफ प्रोटीन फॉर लेटरल मूवमेंट is known as fluidity। तो देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए फ्लूइडिटी क्या है, तो एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू डू लेटरल मूवमेंट इज नोन एज फ्लूइडिटी। अब नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे कि इस क्वाजी फ्लूइड नेचर की वजह से जो मेरे पास मेम्ब्रेन है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वाजी फ्लूइड nature can explain many functions। ठीक, देखो सबसे पहले फंक्शन तो है मेरे पास यहाँ पे ग्रोथ, सिक्रेशन, सेल डिवीजन। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सक्रीशन और इंटरेक्शन। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है कैसी है, क्वाजी फ्लूइड नेचर की है, इसी वजह से सेल ये सारे फंक्शन कर पाता है। अगर सेल की जो मेम्ब्रेन है सॉलिड होती तो सेल ये सारे फंक्शन नहीं कर पाता। अब अपन हर एक फंक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, पर उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, ठीक, बाइलेयर है, यहाँ पर कोई ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोटीन है ना अपनी साइड वेज मूवमेंट शो कर सकता है, यानी कि प्रोटीन क्या कर सकता है, अपनी लेटरल मूवमेंट कर सकता है। पर मैं वही बात करूं लिपिड की, तो लिपिड क्या कर सकता है कि ये वाला लिपिड इसकी जगह जा सकता है, ये वाला लिपिड इसकी जगह आ सकता है। तो लिपिड यहां पे शो करता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट।
क्लियर है। प्रोटीन क्या करता है, वो अपनी साइडवेज मूवमेंट शो करता है जिसको अपन कहते हैं लेटरल मूवमेंट, और लिपिड क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ग्रोथ। जैसे कि मेरे पास एक कोई सेल है और सेल की जो मेम्ब्रेन है किससे बनी है, लिपिड से। अब अगर सेल को ग्रो करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिपिड का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और लिपिड कहाँ से आएंगे, सेल के अंदर से ही। ये लिपिड यहाँ से बनेंगे और सेल की मेम्ब्रेन पे जाके एड ऑन होते जाएंगे। अब सेल की मेम्ब्रेन कैसे, काजी फ्लूइड नेचर की, इसी वजह से यहाँ पे ऐड होकर सेल का साइज बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम सेल न्यू लिपिड मॉलिक्यूल are responsible for growth। कि सेल के अंदर से लिपिड के नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं और वो क्या करा रहे हैं, सेल की ग्रोथ करा रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये मेरे पास सेल है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक। फिर क्या होगा, इसमें बनेगा यहाँ पे एक फरो। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, बीच में फ्रो, ये न्यूक्लियस अलग, ये न्यूक्लियस अलग, और ये फरो जैसे जैसे जुड़ता जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फरो इन मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन। और ये किस वजह से हो पाया, ड्यू टू काजी फ्लूइड नेचर, ड्यू टू काजी फ्लूइड। तो इतना क्लियर है कि काजी फ्लूइड नेचर किन किन फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रोथ, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, एक्सक्रीशन, इंटरेक्शन। अब अपन ने पहला देख लिया है ग्रोथ, कि सेल के अंदर नए नए लिपिड बनते हैं और वो इसके मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ते हैं जिससे किसकी ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, फरो बनता है और फरो दोनों साथ में जुड़ के सेल को अलग कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर सेल जो है सॉलिड होता, या फिर मैं कहूँ सेल की मेम्ब्रेन सॉलिड होती, तो ये कभी फरो बन ही नहीं पाता, ठीक। तो उस वजह से सेल भी डिवाइड नहीं होता। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मेरे को ट्रांसपोर्टेशन करना है। क्लियर। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास 2 टाइप का है। एक है बल्क ट्रांसपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे कोई ये बड़ा पार्टिकल है या फिर मैं कहूँ कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको सेल के अंदर जाना है, तो ये कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट से। देखो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कोई मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर मॉलिक्यूल आया, अब जैसे ही मॉलिक्यूल इसके ऊपर आया, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई, फोल्ड होने लगी, ठीक है। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल था, ये गया, ये मेम्ब्रेन पे आया, अब मेम्ब्रेन फोल्ड होने लगेगी और जुड़ जाएगी। जुड़ते ही ये अब किधर आ चुका है, अंदर, अंदर आ चुका है, किसके फॉर्म में, वेसाइकल फॉर्म, जैसे बाहर था, अब ये आ चुका है यहाँ पे अंदर, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये वेसाइकल, ठीक है। इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को मैं कहता हूँ क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर मेम्ब्रेन से ये जैसे मॉलिक्यूल आता है मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन इसके ऊपर वेसाइकल बनाती है और इसको सेल के अंदर ले लेती है, ठीक। फिर यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन वगैरह होगी वो सब होके ये वापस जाएगा यहाँ पे, इस मेम्ब्रेन से जुड़ते ही, जैसे ये वाली मेम्ब्रेन है इससे जुड़ेगी और ये जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा इसको सेल से बाहर कर देगा। नेक्स्ट है मेरे पास दूसरा ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है स्पेसिफिक। अब देखो इसका नाम ही क्या है, स्पेसिफिक। जैसे अपन ने बात की थी प्रोटीन चैनल्स की, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ चैनल्स है, इनसे होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि पोटेशियम के, सोडियम के, तो मेरे पास जो पोटेशियम है वो सिर्फ अपने चैनल से अंदर जा सकता है, जो सोडियम है वो सिर्फ अपने चैनल से अंदर जा सकता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई पर्टिकुलर पाथ हो, ठीक है, फिर कोई पर्टिकुलर चैनल हो, उसको मैं कहता हूँ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। और ऐसा जो मेम्ब्रेन पे कहीं पे भी जाके लगे और मेम्ब्रेन उसको अपने अंदर ले ले, ठीक, और फिर उसका सारा प्रोसेस करके उसको आप सेल से बाहर कर दो, उसको मैं कहता हूँ बल्क ट्रांसपोर्ट। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम है, कुछ गैस है,
ठीक, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब कौन से मेरे पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है। ये मेरे पास यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको स्पेसिफिक और बल्क के बीच में थोड़ा बहुत तो अब यहाँ पे पता चल गया होगा। अब यहाँ पे अपन के बारे में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि बल्क ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर मेरे पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है। बल्क कैसा हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हो रहा है, तो अकर इन लार्ज अमाउंट। दूसरा कि इसकी एंट्री जो है, जैसे कि सेल है, सेल ऐसा लग रहा है इसको खा रहा है, तो मैं इसको कहता हूं एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल अपने अंदर ले रहा है इसको, तो यहाँ पे एंट्री होती है एंडोसाइटोसिस से। फिर दूसरा, जैसे प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी, सेल इस वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, तो एग्जिट को मैं यहाँ पे कहता हूं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है, एंट्री यानी एंडोसाइटोसिस, एग्जिट यानी कि एक्सोसाइटोसिस। अब मैं वही बात करूं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, चैनल्स और पंप्स, और यह इन चैनल और पंप में से फिक्स टाइप का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ओनली फिक्स मॉलिक्यूल कैन ट्रांसपोर्टेड। अब अपन बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में जैसे अपन ने देखा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां सबसे पहले है मेरे पास एंडोसाइटोसिस। अब मान लो सेल नहीं आप हो, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ सेल से, तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो और पानी पीते हो। उसी तरह से सेल अगर किसी को खाता है, ठीक है, यानी कि सेल जो बाहर से मॉलिक्यूल आ रहा है उसको खा रहा है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर सेल पानी पीता है तो उसको मैं कहता हूँ पिनोसाइटोसिस। लिख लेते हैं इसको, जैसे मेरे पास पहला टर्म है यहाँ पे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को मैं क्या कहता हूँ, सेल ईटिंग। ठीक है, और बेसिकली किसको खाता है, सॉलिड मटेरियल को। फिर दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं पिनोसाइटोसिस, यानी कि सेल ड्रिंकिंग। और किसको ड्रिंक करेगा, लिक्विड मटेरियल को। तो देखो एंडो का मतलब क्या, सेल के अंदर लेना, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में दो प्रोसेस, एक फेगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग, एक पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर निकालना। अब देखो सेल अपने अंदर से दो चीजों को बाहर निकालता है, एक तो हार्मोन और एक हो गया एक्सक्रीशन, यानी कि इसका जो वेस्ट मटेरियल है। तो देखो सेल दो चीजें कर रहा है यहाँ पे, पहला है मेरे पास सिक्रीशन। सिक्रीशन किसका करेगा सेल, हार्मोन्स का। और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे एक्सक्रीशन, और सेल एक्सक्रीशन किसका करेगा, वेस्ट मटेरियल का। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक अमीबा बनाया है। अब अमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ डायरेक्ट सेल के अंदर कैसे काम चलता है। यहाँ मेरे पास बाहर कोई फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, और जैसे फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, इसकी जो सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या होगी, फोल्ड होने लगेगी। यहाँ पे आ चुका है क्या, फूड पार्टिकल। अब जैसे फूड पार्टिकल अंदर आया, ये जो दोनों एंड थे, या ये जो दोनों एंड थे, ये दोनों साथ में जुड़ने लगेंगे। ठीक है, ये इस पार्टिकल को अपने अंदर ले जाएंगे और दोनों आपस जुड़ जाएंगे। अब ये पार्टिकल किसके अंदर है, वेसाइकल के अंदर, और यहाँ पे क्या चलेगा, इसका डाइजेशन। तो ये है अंदर वेसाइकल के, ठीक है, ये अंदर है इसके वेसाइकल के। इसको तो मैंने कह दिया क्या, एंडो
साइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में भी क्या, फैगोसाइटोसिस। वही एमीबा को प्यास भी लगती होगी तो उसने यहां से पानी को ले लिया, सेल ड्रिंकिंग कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस। अब यहाँ पे अंदर इसका डाइजेशन वगैरह चलेगा, सेल यहाँ से इसको क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देगा, उसको मैंने क्या कह दिया, एक्सोसाइटोसिस, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ पे मेरा जो बल्क ट्रांसपोर्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा है क्या, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट को भी देख लेते हैं अपन। अब देखो मेरे पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट 3 टाइप के हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है मेरे पास यहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड रहेगा मेरे पास यहां पे एक्टिव। एक्टिव में यहां पे मेरे पास आ जाएंगे सोडियम और पोटेशियम पंप। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पे डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, तो यहां पे मेरे पास हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। ठीक, यहां पे बेसिकली गैसेस, वाटर, ठीक है, इनका मूवमेंट होता है किधर से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्या कोई एनर्जी लगेगी, नो एटीपी यूज्ड। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब क्या, कि कोई फैसिलिटी मिली, जैसे कि कोई बस है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बस आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, तो उसको मैंने क्या कह दिया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको बेसिकली प्रोटीन्स कराते हैं, या फिर जो चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कराएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी किधर होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन। कौन करा रहा होगा इनको, चैनल्स या फिर प्रोटीन कैरियर्स। कोई एटीपी यूज नहीं हुई है, नो एटीपी यूज्ड। फिर लास्ट बचा मेरे पास क्या, एक्टिव, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप। अब यहाँ पे कहानी उल्टी है, यहाँ पर आप लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लो टू हाई कंसेंट्रेशन, और इसके अंदर आपकी एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज्ड। तो अब हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।